मेरे पापा और चाचा वगैरह जो है, वी आर वेरी वेरी क्लोज नेटेड फैमिली। तो वो लोग भी हमेशा मुझे ये कहते थे कि मतलब क्या है, अगर एक भी वैकेंसी है तो एक तो है, कोई तो सेलेक्ट होगा पूरे इंडिया में। और मैं बहुत ही मतलब सच में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पास हो गया, मेरा सच में यही प्रोसेस था। आई वॉज नेवर बॉदर्ड अबाउट द वैकेंसीज। और पिछले साल 60 वैकेंसीज थी, तो भी 60 लोग तो थे ना जिनका हुआ था। और इस साल अगर 60 से भी कम आएगी तो भी उतने लोगों का तो लेना ही लेना है ना यूपीएस को। सो मृत्युंजय, बिफोर वी श्योर सर, स्टार्ट श्योर। दिस सेशन, आप सबसे पहले मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, आपके फैमिली के बारे में कुछ बताएं। मैंने 10th और 12th जो होता है वो सर एयरफोर्स स्कूल से किया जयपुर में। एंड सर आफ्टर दैट आई डिड बीकॉम फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज। After that, I did MBA. I completed MBA in 2016. और सर उसके बाद से मैंने पहली बार ये एग्जाम इस बार ही दिया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड योर आपकी वजह से सर मेरा हो गया इस बार। तो ये पहला अटेम्प्ट था आपका? यस सर। तो 2016 में आपका जब एमबीए हो गया था, तो इस दौरान आपने क्या किया? इतने साल, 5-6 साल कैसे आपने क्या किया? सर जब 2016 में मेरा जुलाई में एमबीए कंप्लीट हुआ, उसके बाद सर हम लोग का तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ इंटर्नशिप चल रहा था। और सर वो इंटर्नशिप मैंने लगभग पौने 2 साल किया। एंड सर उसके बाद वो अच्छा था, मतलब अच्छा जॉब था। और ऐसा नहीं था कि मतलब कि उसको वो एक्सटेंड भी होता, सब सारी चीजें थी। पर वो मैंने 2018 में उसको छोड़ दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ और, क्योंकि वो जो मेरा जॉब था वो इस तरह का था सर, मुझे फील्ड जॉब करने का था पूरा। थोड़ा बताएंगे आपका वो जॉब हाँ। था क्या? हाँ, भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती थी, उनको मॉनिटर करना। और वो टू द एंड यूजर आर दे रीचिंग और नॉट, उसको मेरे को फिर कन्वे करना होता था आगे सेंट्रल ऑफिस जयपुर के अंदर। उसमें मेरा पोस्टिंग हुआ था सर कोटा के पास, एक जगह है 12 वहां पर। और सर वहां पे मैं था पौने 2 साल लगभग। और भी शिफ्ट मतलब अलग अलग जगह जाना आना रहता था। भीलवाड़ा भी मैं गया, काफी राजस्थान मैंने घूमा उस जॉब के दौरान। तो वो काफी अच्छा जॉब था। और सर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि क्यों, अगर उसके अंदर मेरे को क्या था कि मैं जब मॉनिटरिंग करता था तो मैं रिपोर्ट्स बना के भेजता था सेंट्रल, यहाँ पे जो हेड ऑफिस था जयपुर में वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार एक अच्छा काम है और मेरे को इसको कुछ और तरीके से करना चाहिए। जब मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ किसी इंसान को, मेरी मॉनिटरिंग से मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्कीम है कोई गवर्नमेंट की स्कीम, वो लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इससे किसी का फायदा हो रहा है। और मैंने 2-4 लोग काफी मतलब काफी अच्छा उनको मेरे से बहुत अच्छी हेल्प मिली और उनका काफी फायदा हुआ। तो मेरे को लगा कि मैं इसको अलग लेवल पे करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं इस नौकरी को छोड़ के अब मैं इसको बहुत स्टैंडर्डाइज फॉर्म में करता हूँ, मैं यूपीएससी का ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने छोड़ा। एंड आई वॉज 22 when I completed MBA, and I was 24 plus when I left this internship and started preparing for UPSC. और सर उसके बाद से यूपीएससी के लिए मैंने ट्राई किया, बट उसका अनफॉर्चुनेटली मेरे को उसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे वो मिले नहीं। एंड आफ्टर दैट मैंने 2021 में कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे ऐसा लगा कि आई नीड सम जॉब। तो सर उसकी वजह से फिर मैंने आई आई स्टार्टेड थिंकिंग फॉर द प्रोस्पेक्ट्स, कि मैंने देखा कि मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसको क्या चीज सूट करती है, ऐसी क्या चीज है। और सर आई वाज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर। मैं जब बीकॉम में था तब से मेरे को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही कुछ करना करना था, मेरा ऐसा इच्छा थी। तो सर दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो मुझे पता चला, मेरे एक फ्रेंड था एमबीए का ही, उसके थ्रू मुझे पता चला कि हाँ ये वो कह रहा था, वो पीएनबी में एमओ है, मार्केटिंग ऑफिसर। वो शायद 2 साल या 1 साल पहले का था। तो उसने मुझे बताया कि बहुत अच्छी जॉब है। एंड सिंस यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, कुछ अच्छी थोड़ी वो मेरे को जानता था, क्योंकि उसने बोला कि ठीक है तू ये कर सकता है। और बिकॉज आई वांट टू get into the government sector, so I gave this exam this time only, and I by God's grace I got passed. तो जब आपने इस एग्जाम के बारे में पता किया और आपको पता लगा कि इट्स अ lucrative option for those who done their MBA in marketing, how did you start preparing for this exam? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब बैंकिंग, मैंने ये देखा कि जो बाकी और जो एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट क्या है कि बहुत टाइम लेता है। और मुझे था कि मुझे आई नीड जॉब। तो उसके बाद मैंने सोचा कि बैंक में मैं ट्राई करता हूँ। इससे पहले मैंने बैंकिंग सेक्टर में एक एग्जाम और दिया था, वो था एसबीआई क्लर्क का। तो क्यों एसबीआई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी में ट्राई करता हूँ। और सर आई गॉट आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ दैट। I got around 70 marks out of 100, and cutoff was somewhere around 78.
There's a myth that cracking an officer level exam is tougher than cracking a clerical level exam. But what my experience says that competition is very stiff in clerical exams. Clerical exam में Yes, sir. competition ज़्यादा stiff होता है ऑफिसर कैडर एग्जाम्स में, और कंपटीशन सबसे कम होता है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर एग्जाम में. काफी लोग वैसे ही छट जाते हैं बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते. हाँ, तो डिसहार्टन Yes, sir. कई बच्चे हो जाते हैं कि क्लर्क का तो एग्जाम निकल नहीं रहा, पीओ का कैसे निकलेगा, या मार्केटिंग ऑफिसर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कैसे निकलेगा. ये गलत थॉट प्रोसेस है. हाँ सर, बिल्कुल सर. और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो मेरा ये थॉट प्रोसेस कभी रहा ही नहीं था सर. क्योंकि मैंने यूपीएससी जब पढ़ा था ना, तो उसके दौरान जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और ये जो तीन एटलीस्ट जो क्यूआर जिसको बोलते हैं, विच आर द पिलर्स ऑफ बैंकिंग, तो वो मेरा कभी भी था ही नहीं सर. मैंने वो पढ़ा नहीं था यूपीएससी में. क्योंकि यूपीएससी में सीसैट का एक पेपर आता है, वो भी आपको केवल पास करने का होता है बस. तो उसके अंदर आप बेयर मिनिमम लाके यू कैन इवन पास दैट एग्जाम. तो सर उसी वजह से फिर मेरा इतना फोकस था नहीं इसके ऊपर. और मैंने इस 2021 के अंदर ही क्यूआरई को देखा, पहली बार शुरुआत करी. So I was not, to be very honest, not very much disheartened. I was feeling lucky that I was able to get at least more than the cut-off marks which the Rajasthan cadre has got the last year, which was 68 around 68, 69 in SBI. I was able to get 70. तो मैं ठीक था, मेरे को लगा कि ठीक है क्यूआरई I'm able to score a bit on it. और सर कंपटीशन, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, कुछ लोग वैकेंसी पे बात करते हैं. आई वाज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट इट, टू बी वेरी. ऐसा नहीं कि मैं पास हो गया हूँ, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, बट वो कभी माइंड में था ही नहीं सर. अभी भी मेरे को रोज एसएमएस आता है कुछ ना कुछ कि सर इस साल कितने एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आएंगे. मेरे को थोड़ा ये बताओ, जैसे आपने बोला कि आपने इस बात पे जोर रखा ही नहीं कि वैकेंसीज कितने आएंगे, आपका फोकस था ही नहीं, तो आपने अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को कैसे रखा कि वैकेंसी से मुझे लेना देना ही नहीं है, मुझे तो पढ़ाई करनी है. सर इसके अंदर क्या चीज है कि ये पहली चीज में देखा जाए तो एक तो मेरी स्कूलिंग, वहां से मेरा मतलब जो माइंड जो आपका गेम खेलता है आपके साथ कि वैकेंसी कितनी है, क्या है, कैसे नहीं है, वो वहां से शुरू हुआ सर. एक तो मेरे पापा और चाचा वगैरह जो है, वी आर वेरी वेरी क्लोज नेटेड फैमिली. तो वो लोग भी हमेशा मुझे ये कहते थे कि मतलब क्या है, अगर एक भी वैकेंसी है तो एक तो है, कोई तो सेलेक्ट होगा पूरे इंडिया में. और मैं बहुत ही मतलब सच में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं पास हो गया, मेरा सच में यही प्रोसेस था. आई वॉज नेवर बॉदर्ड अबाउट द वैकेंसीज. और पिछले साल 60 वैकेंसीज थी, तो भी 60 लोग तो थे ना जिनका हुआ था. और इस साल अगर 60 से भी कम आएगी तो भी उतने लोगों का तो लेना ही लेना है ना यूपीएस को. मेरे को तो यही प्रोसेस था शुरू से कि मेरे को आज का दिन जो है ना केवल उसको बेस्ट यूटिलाइज करना है. अगर मैं उसको कर जाऊंगा तो आई विल स्लीप साउंड, बात खत्म मेरे लिए उतनी. तो हाउ डिड यू इंश्योर कि तो ये आपने थोड़ा आज का दिन बेस्ट यूटिलाइज करा? सर जब मैं अगर पलंग पे लेटूं तो मैं दिन भर का क्या हुआ वो सोचने का अगर मेरे पास टाइम है ना, तो मैंने बेस्ट यूटिलाइज नहीं करा मेरे हिसाब से. अगर मेरे को पलंग पे लेटते नींद आ जाती है ना रात को, तो इसका मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने दिन भर के काम से. अब मुझे ये बताओ कि आपका डे प्लान क्या होता था? हाउ डिड यू यूटिलाइज योर डे? आपका एक दिन, एक नॉर्मल दिनचर्या आपकी कैसी रहती थी व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम? मेरा ऐसा होता था कि मेरे को अगला दिन जो करना है ना, उसको मैं एक दिन पहले लिख लेता था. और मेरे ये रूम है सर, मैं इसी में पढ़ता था. मेरी दीवार भी इतना मोटा बन गया है सर, मैं जो रोज लिखता था अगले दिन मुझे क्या करना है उसके लिए. तो वो मेरे को बड़ा हेल्प करता था कि इतनी बजे से मेरे को इतनी बजे ये करना है. ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट मतलब ये मैं इसको रोज करता था, रिलीजियसली फॉलो करता था इस चीज को मैं. क्यों मेरे को ऐसा लगता था अगर मैं नहीं बनाऊंगा ना तो मेरा हो सकता है कल का दिन वेस्ट हो जाए. तो टाइम वेस्टेज से मेरा एक क्वेश्चन और कनेक्टेड है. कई सारे बच्चे जो हैं फ्री के रिसोर्सेज गैदर करने के लिए they follow multiple YouTube channels, they've joined multiple groups on Facebook, they become members on multiple channels on Telegram. How effective is it to be a part of every group that you think that will be helpful? सर मैं आपको एक एस्पिरेंट के रूप में बताऊं ना सर, तो ये उस वक्त पता नहीं चलता कि कितना गलत कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट उस वक्त ऐसा लगता है यार बाकी भी अगर कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा तो कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं. और ये बहुत ही ऑनेस्ट थॉट है सर, ये आना किसी को भी लाजमी है. पर बात यही है सर कि जब सब लोग एक काम कर रहे हैं उसमें अगर हम कुछ अलग सा कर पाए ना, तो वो फिर हमको कुछ अलग रिजल्ट भी दे देता है. तो बच्चों को ये चीज, जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है, और जो मेरे साथ इस साल भी बच्चे थे जो नहीं हो पाए सर जिनका, तो उनको ये चीज थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर वो अपने आप को लिमिट भी कर लेना केवल वो चीज देखने के लिए कि क्या आ रही है, तो भी काम हो जाएगा. सर बच्चों को पता नहीं होता है कि लिमिट किधर करना है.
कोई पीडीएफ आई ना, तो वो पीडीएफ को केवल डाउनलोड नहीं करेंगे, फिर उस पीडीएफ पे जो डिस्कशन होता है ना, वो एक्चुअल टाइम खा जाता है सर बच्चे। दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, टाइम इज द एसेंस ओवर हियर, कि आप अपने टाइम को सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएं और जितना हो सके टाइम वेस्टेज कम रखें। अब इसको इंश्योर करने के लिए कोई कोई स्टडी प्लान बनाना जरूरी है। जैसे आप तो मेरे, आई थिंक आपने मेरा कोर्स भी लिया हुआ था, आई बिलीव। यस सर, यस सर, उससे यस सर, आपका यस सर। कोई फायदा हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल, समय बचा, नहीं बचा, वो मैं आपके बताता हूँ। पूरे एक्शन प्लान में कहाँ आपको सपोर्ट किया, थोड़ा अगर वो बता सके। 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, जहां तक मुझे याद है। उससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था कुछ भी इसके बारे में कभी भी। मैंने मार्केटिंग को पढ़ा था लास्ट टाइम, मैं 2014 टू 2016 बैच पास आउट हूँ एमबीए का। तो जो पहला सेमेस्टर अगस्त से शुरू होता है, तो मैंने इसको अराउंड दिसंबर में पढ़ा होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट को, 2014 में। उसके बाद मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट से कभी कोई लेना देना नहीं था। 5 नवंबर 2021 को इसका नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद फिर मेरे को पता, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या है इसका प्रोसेस, तो उसने मुझे बोला कि रीड बिटवीन द लाइंस, कॉटलर का ये सिंपल सा रूल है। तो आपको वो पढ़ना जरूरी है, और उसको इतना पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है कि वो आपके अंदर बैठ जाए चीज। तो मेरे को वो चीज बैठ गई सर मेरे दिमाग में, और उसके बाद सर 5 नवंबर से लेकर के मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया कॉटलर। और फिर उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ, जब मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था, तो मेरे से फर्स्ट चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा था सर। वो इतना मेरे को बोरिंग और पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा था, पता नहीं बोलना नहीं चाहिए बच्चे, मैंने और भी जनों को सुना, वो कहते हैं कॉटलर बहुत इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है। पर मेरे को पहला चैप्टर पास करना सबसे मुश्किल काम था सर उसका, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लग रहा था कि बोल क्या रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं उसको पढ़ने में थोड़ा मेरा टाइम लगा। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ 5 नवंबर से लेकर के कॉटलर, मैं बताऊं सर, मैंने पहले खुद ने पढ़ ली थी। और मेरा ये था कि पहले मैं जब कॉटलर पढ़ूंगा, एक बार पूरा पढ़ लूंगा, उसके बाद क्योंकि मेरा क्यूआरई ठीक था, ठीक मैंने कर लिया था, क्योंकि आई गॉट 70 अराउंड, तो मेरे को लगा मैं क्यूआरई को कर पाऊंगा, जो प्री प्री में आता है सर। तो उसके लिए मैंने सोचा 5 नवंबर से मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा, और मैं इसको 10 दिसंबर 2021 तक पढ़ूंगा कॉटलर, रोज। इसके अंदर सर 750 पेजेस है, 23 चैप्टर्स थे। तो मैंने सोच लिया, और मैं केवल इनको पढ़ ही नहीं सकता, और मैं एक बार इसको पढ़ लूँ, मेरे को नोट्स भी बनाने हैं इसके। तो शुरुआत में वही था कि टारगेट हाई रखा, और फिर वो बनते नहीं थे नोट्स, तो ये सारी चीज सर दिक्कतें होती थी। इस वजह से सर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, आप ये देख लीजिए। मैंने कोर्स लिए, आपका कोर्स लिया, और मैंने सर और भी कोर्स लिए। पर मैंने आपसे भी बात कही थी, आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा, ये बात है सर, जब प्री का एग्जाम दे दिया था ना मैंने, उसके बाद तो मैंने आपसे बात करी थी कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं डिलेमा में था। तो उसके बाद आपने बोला कि ठीक है, आई विल नॉट सेल माई सेल्फ, मतलब मैं से आउटराइटली, आपको अच्छा लगेगा, पर हाँ हमारा कोर्स अच्छा है। तो मैंने ठीक है, उसके बाद मैं सर आपका कोर्स जैसे परचेस किया ना, और फिर उसके बाद मैंने कंपेयर किया उसको, मैंने बाकी भी सारे कोर्स परचेस किए थे, बहुत ही प्रोमिनेंट और भी अच्छे दूसरे, देखो टीचर सब अच्छे थे, पर जो आप था ना सर, आपके जो सबसे जो डिफरेंशिएशन था, जो मार्केटिंग में पढ़ते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, पॉइंट वो जो पढ़ते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर जो आपका पॉइंट ऑफ मतलब जो डिफरेंशिएशन था ना सर आपका, वो ये था कि आपका कोर्स was the most structured course available in the market for marketing as I can vouch on that sir, I can bet on it कि आपका जो कोर्स था ना, वो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड कोर्स था। मैंने और भी जो भी कोर्स प्रोमिनेंट कोर्स है सारे परचेज कर लिए। और मैंने उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपका वो वाला कोर्स किया था सर, जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो जो आता है ना थोड़े से टाइम के लिए, क्या मैं आई फॉरगॉट दैट क्रैश नेम, कोर्स, क्रैश एक कोर्स। 1.5 महीने का कोर्स, हाँ क्रैश कोर्स सर, क्रैश कोर्स। हाँ जी। तो मैंने क्रैश कोर्स परचेज किया था, उसके अंदर मेरे को वीडियोस मिले थे, क्योंकि नोट्स सर मैंने बना लिए थे खुद ने। और जब प्री हो गया था, प्री का एग्जाम लेकर आ गया मैं, उसके बाद से फिर मैंने आपसे बात करी, आपने बोला। और सर उसके बाद क्या हुआ था, आपके जो भी जितने भी लेक्चर्स थे ना सर, मुझे नहीं पता कि बाकी बच्चे जो 1 साल पहले भी कोर्स ले लेते हैं और जो कर लेते हैं, वो उनका मुझे पता नहीं, वो बहुत पढ़ते होंगे डेफिनेटली। पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपके वीडियो ना, मैंने कॉटलर के अलावा कम से कम 3 से 4 बार पूरे देख लिए थे, ओ तेरी। पूरे। और मेरे को ये पता, मतलब तीसरी बार या दूसरी बार आता है तो मुझे पता था कि आप कौन सा वाला एग्जांपल देने वाले हो। मैंने प्रोडक्ट हायर की, मेरे को कॉटलर से समझ में नहीं आया था बिल्कुल भी। और मेरे को ये पता है, अगर मैंने वो कोर्स आपका नहीं लिया होता ना, तो मेरे को प्रोडक्ट हायर की कभी भी समझ में नहीं आता, मैं गिव अप कर दिया था प्रोडक्ट हायर। और उसके अलावा सर मेरे का क्या था कि मैं ईयरफोन कान में लगा के, मैं आपको बताता हूँ, ये जब मैंने प्री का एग्जाम दे लिया था 26 दिसंबर को प्री का पेपर था, उसके बाद से सर 30 जनवरी 2022 को मेंस का पेपर होना, तो उसके बीच में सर मतलब मैंने और कुछ करा ही नहीं। आप ये देखिए, तो कॉटलर के मेरे नोट्स थे, वो मैं बना, और थोड़े बहुत जो रह गए थे उनको मैंने कंप्लीट किया। और आपके वीडियो को मतलब मैं रात को सोता था तो मैं ईयरफोन लगा के सो जाता था, आप ये देखिए।
मतलब उतना, मतलब मेरे को वो अंदर बैठाने का था, क्योंकि मार्केटिंग विद गॉड्स ग्रेस सर, आपके आशीर्वाद से सर नंबर भी ठीक ठाक आ गए, और फिर कितने नंबर जो आए भी है भाई 60 में से? 60 में से सर, वैसे बच्चों के और भी बहुत ज्यादा आए मेरे से भी, बट आई गॉट 36.75। हाँ, अच्छा स्कोर है, बहुत बढ़िया स्कोर है 36.7। और इंटरव्यू में क्या रहा? इंटरव्यू में कितने बने आपके 20 में से? तब इंटरव्यू भी, मैं तो फिर आप ही के पास आ गया घूम फिर के, मेरे को और कुछ भी नहीं दिख रहा था। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं तो इंटरव्यू मैंने लास्ट टाइम दिया था 2016 के अंदर, उसके बाद मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया वापस, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था, क्योंकि माइट बी आई एम अ बिट आउटडेटेड फ्रॉम दिस इंटरव्यू सेगमेंट और मार्केट, जिसको भी आप कुछ भी कह लो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका, तो मैं आ गया आपके पास। आपने बोला कि है ना, ठीक है ये ले ले। मैंने बोला ठीक है, मैं आप मेरा 1-on-1 ले लो। और सर उसके अंदर मेरी हालत थी कि मैं, आपने जब मेरा 1-on-1 लिया तो मेरे से इंट्रोडक्शन ही, मैं मेरे से बोला ही नहीं गया, मैं भूल गया सर इंट्रोडक्शन। और मैं बस अपनी बात बोल के चुप हो गया, बोले बस हो गया इतना से। मैं तूने बोला सर बहुत बस। छोटा इंट्रो दिया था, क्योंकि मेरे सर, को लगता है, मेरे को याद है हाँ तेरा हाँ इंट्रोडक्शन हाँ हाँ 15 सेकंड में खत्म। हाँ मैंने कहा बस। तूने हाँ कहा हाँ बस। सर, मैंने कहा हाँ। ऐसे थोड़ी ना देना है। और मैं सर, मैं चुप होके बैठ गया बस अपनी जगह आपकी बात सुन के। और फिर मैं मतलब, और पता है क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक इंट्रोडक्शन ऐसी चीज थी जो, जिसको मैंने रटा था कि मेरे को ऐसा बोलना है, और मैं रटी हुई चीज में बोल रहा था सर। बाकी फिर उसके बाद में तो मैंने सही कर दिया था, आपने बोला भी कि शुरुआत ही खराब थी, बाकी तो सही था। और सर इंटरव्यू के अंदर सर, मेरा भाई है जो छोटा, वो उसने मतलब अभी एफ कैट का एग्जाम था वो क्लियर किया था, तो उसको आइडिया था, एसएसबी गया था वो 5 दिन के लिए। तो मैंने उसको बिठाया, उसको बोला क्वेश्चन तैयार कर, उसने बड़े क्वेश्चन तैयार करे, उसने मेरा इंटरव्यू लिया सर पूरा। आप थे सर, एक दूसरे सर जो आपके पैनल में थे, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था। दुबे सर थे मैंने साथ आपसे में। ये भी पूछा था कि सर आपका, हाँ हाँ दुबे जी, तो मैंने वो आपसे पूछा था कि सर एक तो आपने दे दिया है, अब मेरा गंदा सा तो हुआ है, मैं क्या करूँ नेक्स्ट टाइम, मैं क्या करूँ, कोई दूसरे कोचिंग वोचिंग पे जाऊँ, क्या करूँ? आपने बोला ये दूसरे मेरे पैनल है, इनको दे दो। फिर मैंने उनको भी दे दिया। तो मेरे को क्या सर, इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस भी केवल आपसे ही मिला। आई गॉट 14.40 आउट ऑफ 20। हाँ ठीक है, बुरे नहीं है मृत्युंजय। देखो ऐसा होता है कि ये बड़ी सब्जेक्टिव मार्किंग भी होती है, अलग अलग पैनलिस्ट बैठे हुए, राइट? सबका परसेप्शन अलग है। प्लस कई बार क्या है कि पैनलिस्ट का भी परसेप्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे पहले कौन गया, तुम्हारे बाद में कौन गया, दिन के किस समय इंटरव्यू ले रहे हैं, हम थक गए हैं, शुरू में सुबह हैं, फ्रेश हैं, या कई बार ये एक अच्छी स्टार्ट भी हाँ, नहीं होती तो भी वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दैट इज देयर। और सर मेरे को ऐसा लगा था कि प्री से अच्छा मेरा मेंस है, और मेंस से अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से जो पूछा ना, उन्होंने सबसे अच्छी बात तो मैं आपको बताऊं, उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन मांगा ही नहीं। तो मैं क्यों, बाकी तो सब आता ही था। इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम थी वही तो उन्होंने मुझसे जाते पूछा, और सर उन्होंने मुझसे, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि क्वेश्चंस काफी ठीक थे, तो और मुझे आ गए थे, तो मेरे को लग रहा था कि आई मस्ट गेट अराउंड 17 to 18 मार्क्स, बट उतना हुआ नहीं, 14.40 रह गया। मेरा कंबाइंड स्कोर आउट ऑफ 100 था 63.40, and cutoff was around 54.20. I got 9.20 marks more मतलब than the cutoff. डिसेंट अच्छा खासा क्वेश्चन था आपका तो मार्क्स। ये आपकी आशीर्वाद है सर, बस आपके, मैंने वाकई में सर बड़ी मदद की। मैंने बाकी भी लिया, और मैं ये बात सच में बोलना चाहूंगा, और मेरा हो सकता है कि मेरा फोटो कहीं और भी दिखे, और भी कोई वेबसाइट वगैरह पे, वो भी अच्छे टीचर है, सब अच्छे हैं सर, पर जो ओरिजिनल और डिसेंट हेल्प थी ना सर, वो मेरे को आपसे मिली थी। और आपको शायद याद होगा नहीं होगा, बट मैंने आपको जब पोस्ट परचेज किया था उसके 2-3 दिन बाद ही फोन किया था कि सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ। आपने बोला मैं टीचर हूँ, वो आपका हम्बल आंसर जो हमेशा होता है, अरे यार कुछ नहीं ऐसे करके। मैंने बस सर उसी का, आपकी हेल्प थी सर। सी, अगर हम जेन्युइन एफर्ट डालेंगे ना तो चीजें सही होंगी ही होंगी। अगर हम पूरे बिल्कुल जेन्युइन एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूरे शिद्दत से काम को कर रहे हैं, जैसे कि इस बार मैं हमेशा क्या करता हूँ, जिस दिन एग्जाम होता है बच्चों से रिटन में मंगाता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आए थे, और फिर मैं मिलाता हूँ कि मेरे ओके। कोर्स में क्या है क्या रह गया, क्या है क्या रह गया, वो सब वैल्यू एडिशन इस साल होगा। सो दिस इज द अच्छा। कंटिन्यूअस एक्टिविटी दैट आई कीप ऑन डूइंग ईयर ऑन ईयर। इससे बात ये नहीं है कि क्या क्वेश्चन आए थे मैं वो ऐड कर दूं, बात ये है कि इट गिव्स मी अ सेंस कि किस डायरेक्शन में एग्जाम जा रहा है। सो आई ट्राई टू गेज कि भाई इस डायरेक्शन में अगर एग्जाम जा रहा है तो फ्यूचर में क्या डायरेक्शन या क्या पाथ ले सकता है। तो वो एक्सपर्टीज, वो यस इंसाइट जो है, जो आप लोग मुझे दोगे, वो मैं अगले आने वाले आपके यस बैच में वो जोर लगाऊंगा। सो दैट इज द थॉट दैट आई यस वर्क सर। विद। मुझे लगता है इसका फायदा मिलता ही होगा बच्चों को। सर मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और जो कोर्स के बारे में, वो ये थी सर कि मैंने कॉटलर भी पढ़ ली थी, मैंने आपकी वीडियोस भी देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद सर आपने जो वो एमसीक्यू वाले वीडियो नहीं बना रखे थे, 5 वीडियो, 3-3 घंटे के, 2.5-2.5 घंटे वाले सर, तो सर मतलब वो एमसीक्यू ऐसे थे सर कि जब मेरा पूरा कोर्स हो भी गया ना कंप्लीट,
और वो एमसीक्यू, और मैं क्योंकि मैं ऐसे वीडियो चला के नहीं देखता था, मैं कान में लगा के सुनता रहता, तो उनके आप जो ऑप्शन बोलते थे ना, तो मेरे को कई बार मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हुए उन एमसीक्यू से भी। वो जो एमसीक्यू वाला प्रोग्राम था ना सर आपका, पांच पांच वीडियोस थे 2.5 घंटे वाले, वो बहुत ही मतलब सुपर थे सर। मतलब उसके अंदर जो मुझे लग रहा था ना कि ये तो मेरे को आता ही है, वो भी मैं गलत कर रहा था। तो लेकिन वो एमसीक्यूज की वजह से, कि वो वाली बात है ना कि प्रैक्टिस में सारी गलती कर लो, क्योंकि मैच में अलाउ नहीं करना, तो वो वाली बात है सर। सही बात है। एमसीक्यूज में एक बेनिफिट और भी हो जाता है कि कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स अगर हम क्लास में छोड़ देते हैं या वीडियो कोर्स में नहीं आ पाए, तो व्हाइल रिव्यूइंग दी क्वेश्चंस अगर मुझे लगता है कि दिस इज समथिंग दैट कैन ऐड वैल्यू, तो मैं उस क्वेश्चन को पिक कर लेता हूँ। इसका कभी कभार उल्टा भी हो रहा है, बच्चों को लगता है सर आपने तो पढ़ाया नहीं है, ये क्वेश्चन में आ गया, इसका वीडियो कहाँ मिलेगा। मैंने बेटा तभी यहाँ रखा है कि इट एड्स वैल्यू, जो चीज वहां कमी रह गई यहाँ तो कम से कम कंपनसेट हो जाए। बहुत सारी थोड़ी बहुत नई चीजें, थोड़ी बहुत तो थी डेफिनेटली एमसीक्यूज में, पर उसके अंदर और क्लैरिटी से और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं ना, तो यू गेट दी दैट आइडिया ऑफ एलिमिनेशन, कि आपको इसको एलिमिनेट कैसे करना है ना किसी चीज को। और सर आई थिंक कि वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल वही चीज है कि आप जब 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से 2 या 3 को एलिमिनेट कर लेते हो ना, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करता है आंसर को पहुंचने में। चलो बहुत बढ़िया, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। अब जाते जाते एक या दो टिप्स अच्छी सी, दो अपकमिंग कैंडिडेट्स के लिए जो तुमको लगता है कि बहुत ही उनको एक अच्छा हेड स्टार्ट दे देंगे किसी भी इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने के लिए। सर पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि डोंट पैनिक। पहली चीज तो ये सर, क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात ये है कि सर जब मैं प्री का एग्जाम दे रहा था ना, तो मैं प्री में ही आउट हो जाता, मेरी वो सिचुएशन आ गई थी सर। क्योंकि जो रीजनिंग का जो सेक्शन था ना, वो पता नहीं क्यों मैं इतना पैनिक हो गया था कि 28 मिनट तक मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था सर। आउट ऑफ 40 मिनट्स, 28 मिनट्स तक मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। और फिर कैसे तैसे अपना दिमाग, मैं इतना घबरा गया था, उसके बाद कैसे तैसे दिमाग को काबू करके ना मैंने 12 मिनट के अंदर 12 क्वेश्चन किए, और आई सेल थ्रू इट। तो उसके बाद मेरे को ये लगा, उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, पैनिक होना अच्छी बात नहीं। और आप अगर बेयर मिनिमम भी करोगे ना, तो भी यू कैन सेल अक्रॉस। तो आपको पैनिक नहीं होने का है। क्या आपकी सिचुएशन चाहे एग्जाम हॉल में कितनी भी खराब हो जाए, आप कोशिश करो, वापस से खुद को इकट्ठा करो और वापस से एक बार लास्ट ट्राई करो, कि भगवान आपके साथ होएगा जरूर और अच्छा कर जाओ। और सर मेंस को लेकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क सर। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत जीनियस है, जो केवल एमसीक्यूज पढ़ेंगे, केवल एमसीक्यूज करेंगे, इधर वो मॉक वगैरह देंगे और वो पास हो जाएंगे। पर किसी को भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ। सबको मतलब आप हार्डवर्क करो, आपको किताब पढ़नी जरूरी है, मतलब पढ़नी बहुत ही जरूरी है। और आपका जो कोर्स है सर वो, और मतलब मेरे 36 जो है ना, मैं केवल किताब पढ़ता था 28 आते हैं मेरा, मैं केवल किताब पढ़ता था 28 आते, और आपका कोर्स किया था 36.75। वो है सर आपका कोर्स की मदद सबसे बड़ी बात। 32 भी मैंने थैंक यू देखे सो हैं, मच। कई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। दोनों सीरियसली सर, कई कई स्टूडेंट्स देखे हैं, एक बार आप किताब पढ़ लोगे ना पूरी थ्रू आउट, तो आपकी 26, 27, 28 के अराउंड आप बना लोगे। 2 बार किताब पढ़ लोगे ना, तो आराम से 30, 31 ले आओगे। और एक हेल्पिंग हैंड जो आपका है ना, वो आपका सिलेक्शन कंफर्म कर देगा। रिटर्न वाले डिपार्टमेंट में तो आपने बहुत अच्छा कर लिया, और इंटरव्यू भी आपका खराब नहीं बोलूंगा मैं। यू गॉट 70% मार्क्स इन इंटरव्यू, व्हिच इज अ डिसेंट स्कोर। तो ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में अभी भी मलाल रखो कि बहुत कम नंबर आए। हाँ बेटर हो सकते थे, लेकिन बहुत कम तो नहीं बोले चाहिए। ठीक है मृत्युंजय, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग भी जल्दी आएगा। यूनियन बैंक में लेना है आपको जी एज अ जी जी मार्केटिंग ऑफिसर। यस, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बस चलिए, अब आशा करते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग आए, ज्वाइन करिए, फिर मुलाकात करेंगे कभी आपकी ब्रांच में, कभी आना होगा देखो। चल भाई, थैंक यू सो मच यस, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर थैंक यू सो मच सर, फ्यूचर। थैंक यू ऑल द सो वेरी मच। बेस्ट। गॉड ब्लेस यू बेटा।